तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पीडब्ल्यू आई जैम CSNET यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल आप सभी लोगों के? सभी लोगों को नमस्कार जी। और आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट और एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मेटल कार्बोनिल्स। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चाहे वो जैम हो, गेट हो, नेट हो, तीनों ही एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके रिगार्डिंग आसपास जो कॉन्सेप्ट हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको भी एक बार अच्छे से कर लेना। इनफैक्ट सारे ही कॉन्सेप्ट करने हैं, अच्छे से ही करने हैं सारे कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मेटल कार्बोनिल्स। ये आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले उद्गम सीरीज में और भी हम लेक्चर ले चुके हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हो। मेटल कार्बोनिल्स आज हमें देखना है, समझना है, ठीक है। क्या है जी मेटल कार्बोनिल्स? मेटल कार्बोनिल्स में क्या क्या समझना है ना। यहाँ पर हम देखेंगे मेटल और कार्बोनिल्स एक तरीके से लिगेंड होता है और मेटल आपके पास प्रेजेंट होता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, आराम से इसको अपने नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ। मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं ये आपके मोनोमर में भी रह सकते हैं, ये आपके डाइमर में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये डाइमर में भी रहते हैं, मोनोमर में भी रहते हैं, और मतलब इनका डाइमर से भी ज़्यादा टेट्रामर, ट्राइमर ये भी बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे मेटल कार्बोनिल्स यहाँ पर हम लिखेंगे मेटल कार्बोनिल्स कैन प्रेजेंट एज मोनोमर। ये मोनोमर में भी रह सकते हैं, जैसे कि भाई MnCO का आपने लिया है ना, मोनोमर। एज वेल एज डाइमर और पॉलीमर हम कह सकते हैं, एज वेल एज डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, या फिर हम सीधा यही कह सकते हैं पॉलीमर में भी। मतलब अलग अलग इनके एक से ज़्यादा मेटल भी हो सकते हैं, टेट्रामर, ट्राइमर वगैरह ये सब भी हो सकते हैं। तो इसको इसी तरीके से लिख लो, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, ठीक है। डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, ठीक है। इस तरीके से क्या इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो बातचीत हम करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारे पास क्या है, ये मेटल है, जैसे ये मेटल है फ्री कोचिंग नियर, ठीक है। इसके नीचे क्या है? NB, MO, TC, RURH, और यहाँ पर क्या? PD, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर हम यहाँ पर बात करें ला हफ्ता वरना रे उस इरिटेटिंग पॉपट के साथ, ठीक है। तो देखो ये बात होती है कि ये दो जर्नली जो होते हैं, है ना, ये वाले दो जर्नली जो होते हैं ये मोनोमर में रहते हैं, है ना। ये बेसिकली आपके क्या रहते हैं, मोनोमर में। आप इनको देखने को आपका मिलेगा कि ये मोनोमर ही रहते हैं ना, VCO बना लिया, VCO5 बना लिया, इस तरीके से मोनोमर रहते हैं। ये वाला आप देखोगे ये आपका डाइमर रहता है ना, MnCO10 आपको दिख रहा है, डाइमर में ये रहते हैं। और ये वाले जो लिगेंड हैं, ये वाले जो मेटल है ये डाइमर एज वेल एज पॉलीमर दोनों में ही रह सकते हैं। डाइमर एज वेल एज पॉलीमर, डाइमर एज वेल एज पॉलीमर में ये रहते हैं, ठीक है। पॉलीमर इन द सेंस कि एक से ज़्यादा ट्राइमर, टेट्रामर में भी ये रह सकते हैं, बट ये जनरली जो इनके कंपाउंड पाए जाते हैं वो आपके मोनोमर में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं जी? मोनोमर में ही पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, ये है आपके पास Mn है, CO5 है। ध्यान से समझना, ये मेन हमारा ये फोकस नहीं है, हमारा फोकस और है जो अभी हम करेंगे। आपको पता है इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? ये कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7 यहाँ से आया, 10 यहाँ से आया, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है और Mn2CO10 में ये रहता है, ठीक है। तो अब इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो हम कहते हैं वो एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एक Mn के पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Mn के पास है, यानी कि दोनों ही मेटल आपके क्या कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है भाई? ये बात यहां पर बताई जाती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यही चीज यहां पर हम ले रहे हैं VCO6, मान लो आपने ले लिया। अब VCO6 में क्या है भाई? स्कूल टीचर वेरी, है ना, 3 4 5 यहां से आया
और 12 यहां से आया, यानी ये भी 17 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। मगर ये इस तरीके से नहीं जाता, ये V2CO12 नहीं रह पाता, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, स्टेरिक क्राउडिंग यहां पर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये लोग डाइमर नहीं बनाते। यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो जाती है भैया, ज्यादा हो जाती है, स्टेरिक क्राउडिंग यहां पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए ये लोग डाइमर नहीं बनाते हैं, ये लोग क्या डाइमर नहीं बनाते हैं, तो यहां पर डाइमर को काटा लग जाता है। फिर ये कैसे स्टेबिलिटी पाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, है ना, ये क्या करते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी कि ये मान लो इसको सोडियम के साथ आपने ट्रीट किया तो ये आपको क्या बना देगा, VCO6 नेगेटिव यहां पर ये बना देगा। ठीक है, इस तरीके से अब यहां पर ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो कर रहा है। तो ये वाले मोनोमर में ही रहते हैं, वो डाइमर की तरफ चले जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मोनोमर डाइमर कौन किस में जा रहा है, कौन किस में नहीं जा रहा, वो आपका ना तो इंटरेस्ट है, ना ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम की चीजें हैं कि कौन क्या बनाएगा, क्या बनाने के बाद वो काम क्या कर रहा है वो पता होना चाहिए हमें। तो पहली चीज आज हमें जो पढ़नी है उसका नाम है क्या, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, है ना, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स हमें पढ़नी है। उससे भी पहले हम क्या पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं मेटल कार्बोनिल्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स का हम क्लासिफिकेशन यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, देखो एक तो वो होता ही है HNCC LNCC, वो हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिकली आपके बॉन्डिंग की बात करेंगे, है ना, मेटल कार्बोनिल्स में जो बॉन्डिंग हो रही है उसकी बात करेंगे। एक होता है होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल, क्या होता है जी, होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। जैसे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका भाई मान लो जो लिगेंड हो वो सिर्फ कार्बोनिल ही हो, FeCO5, जो लिगेंड हो वो सिर्फ और सिर्फ जो हो क्या हो, कार्बोनिल हो, कार्बोनिल के अलावा कुछ नहीं हो। जैसे आपने ले लिया CrCO6 आपने ले लिया, ठीक है, इस तरीके से आपने ले लिया, तो ये होमोलेप्टिक में आ जाते हैं। और फिर आपके पास आता है हिट्रोलेप्टिक, यहां पर क्या आता है भाई, हिट्रोलेप्टिक यहां पर आपके पास आता है। हम यहां पर आज क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी बॉन्डिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेटल कार्बोनिल्स यहां पर आपके पास होते हैं, ठीक है भाई। इसमें आपके पास जैसे भाई आपने ये लिया है ना, इसके साथ मान लो कोई Fe है, CO भी है, CO के साथ कोई और लिगेंड भी प्रेजेंट है, और इधर से ही क्वेश्चन आते हैं, इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बहुत क्वेश्चन आते हैं। फोस्फीन्स डालता है, फोस्फीन्स बहुत बार डालता है और फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपसे पूछता है, ठीक है। जैसे कि भाई मान लो W है, टंगस्टन है, CO4 है, Pr32 डाल दिया, मतलब कोई भी जरूरी नहीं है Pr3 हो या कोई और भी लिगेंड हो, CO के अलावा कुछ और प्रेजेंट होगा, तब आप उसको क्या कह दोगे, आप उसको कह दोगे क्या भैया, हिट्रोलेप्टिक कह दोगे। अगर CO के अलावा कोई और लिगेंड प्रेजेंट है तो, सिर्फ CO प्रेजेंट है तो वो होमोलेप्टिक ही कहलाएगा। अब बात आती है इनकी क्या, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, हेडिंग डाली जाएगी। ये सारे एग्जाम में ही इंपॉर्टेंट है, IIT जैम में भी इससे क्वेश्चन है, लगातार एक के बाद एक साल में इससे क्वेश्चन है, तो प्लीज एक बार ध्यान से देख लेना। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स में क्या बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट होती है ना, आइए समझते हैं। देखो भाई समझो, यहां पर आपके पास क्या है, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे, हमारे पास क्या है, CO है, C ट्रिपल बॉन्ड O, इसने मेटल को डोनेट किए, ठीक है, इसने मेटल को डोनेट किया और यहां पर क्या बना, सिग्मा, ठीक है। CO इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में टू फॉर्म सिग्मा, यहां पर क्या बनता है भाई, सिग्मा बॉन्ड यहां पर आपका बनता है, ठीक है। यहां पर आप लिख भी सकते हो, लिखना चाहो, द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ CO, ये CO के फील्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इनटू, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इनटू मेटल वैकेंट ऑर्बिटल में ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद यहां पर क्या होता है,
ये हो गया सिग्मा, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या सिग्मा। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको पता है CO के वैकेंट ऑर्बिटल, CO का पास पाई स्टार, इसके पास क्या होता है वैकेंट होता है, इसका अगर हम लूमो लें तो यहां पर ये सिग्मा तो बन गया, सिग्मा तो बन गया। अब ये मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पाई के थ्रू वापस से CO को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, वापिस से CO को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, CO के पाई स्टार में वो जाते हैं, यानी कि इसे आप कहते हैं पाई बैक डोनेशन कह दो या फिर पाई बैक बॉन्डिंग कह दो, ठीक है। तो ये यहां से निकल कर आती है पाई बैक डोनेशन, ठीक है। वो मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मेटल के पास है वो CO के वैकेंट पाई स्टार में वो उसको क्या करती है वापस डोनेट करती है, एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करती है। CO का एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, CO का एंटी बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, पाई स्टार इसका क्या होता है एंटी बॉन्डिंग होता है, मतलब इसको लूमो आप कहते हो ना, इसका लूमो क्या होता है CO का लूमो जो होता है वो क्या होता है भैया, पाई स्टार होता है, पाई स्टार होता है, ये इसको डोनेट करती है। इसको सिनर्जिक इफेक्ट भी कहा जाता है, सिनर्जिक इफेक्ट इसे कहा जाता है। सिनर्जिक इफेक्ट कोई भी एक इफेक्ट, कोई भी एक सिनर्जिक वर्ड ही क्या है, अगर आप इस वर्ड को समझो, सिनर्जिक एक वर्ड इस तरीके से है, कोई एक काम आप कर रहे हो और फिर एक दूसरा काम हो रहा है, वो दूसरा काम आपके पहले काम को ताकतवर बना रहा है तो उसे सिनर्जिक इफेक्ट लगा रहा होता है ना। कहते हैं कि भाई एक सिनर्जिक इफेक्ट लगने चाहिए टीम में, मतलब एक जो काम कर रहा है और दूसरा जो काम कर रहा है वो पहले के काम को भी मजबूत कर रहा है, और जो दूसरा काम कर रहा है वो पहले के काम को मजबूत कर रहा है, पहला जो काम कर रहा है वो दूसरे के काम को मजबूत कर रहा है। मतलब द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एक तरीके से सप्लीमेंट की तरह एक्ट करती है फॉर द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को भी वो स्ट्रॉन्ग करती है, वाइस वर्सा ये होता है, सिग्मा बॉन्ड उसको स्ट्रॉन्ग पहुंचा रहा होता है, पाई बॉन्ड उसको स्ट्रेंथ पहुंचा रहा होता है, इसे सिनर्जिक इफेक्ट कहा जाता है। सिनर्जिक इफेक्ट एक नॉर्मल वर्ड डेली लाइफ में भी यूज कर रहे होते हैं कि भाई एक काम दूसरे काम को कैसे स्टेबिलिटी दे रहा हो, वो सिनर्जिक इफेक्ट है। तो यहाँ पर आप ये वर्ड यूज करते हो कि यहाँ पर सिनर्जिक इफेक्ट लग रहा होता है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड स्टेबिलिटी दे रहा होता है सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन है सर मेन क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहां से आएगा, सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास क्या है मेटल है, यहां पर ये C ट्रिपल बॉन्ड O है, ठीक है, ये क्या है जी आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड O है। अब यहां पर क्या होता है एक्चुअली में, इधर ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है और यहां पर आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यही हो रहा है सर कि ये जो मेटल है, मेटल जो पहले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में था, अब उसके एक तरीके से हम कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, और यहां पर क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर घट रहा होता है। तो हम ये बात कहते हैं कि भाई बैक डोनेशन के कारण चीजें हुई क्या। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन देखना, बैक डोनेशन के कारण अगर आप यहां पर देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर यहां पर 1 था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है यहां पर, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। जब बैक डोनेशन हो रही है, बैक डोनेशन हो रही है, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, जो मेटल कार्बन का ये बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एक से ज्यादा, और ये बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, घट रहा है 3 से, मतलब वो टूट रहा है, वो टूट रहा है, वो बन रहा है। इसी से ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, कब ज्यादा बैक डोनेशन होगी, बैक डोनेशन के कारण क्या है, बैक डोनेशन मतलब कि कब कब बढ़ेगी, कब कब घटेगी, कैसे अदर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर देखनी है। पर अभी एक सिंपल सी बात यहाँ पर रखो कि अगर बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग अगर क्या होगी, बढ़ेगी, हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पर हमारी बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है, बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, चीजें इंक्रीज हो रही है, जैसे क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग यहां पर क्या हुआ, बढ़ा, बैक बॉन्डिंग बढ़ा, बैक बॉन्डिंग बढ़ने से क्या हुआ भाई, बैक बॉन्डिंग बढ़ने से अगर हम बात करें, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हुई, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने से क्या होगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, एक से ज्यादा हो रहा है।
है ना, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, इतना लिख लो, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है जी, बढ़ रही है। मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास पढ़ाई जाती है आपको, है ना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई इज इक्वल टू के एफ अपॉन में म्यू, है ना, ये होता है फॉर्मूला बेसिकली, यहां से ये निकालो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स कांस्टेंट। केएफ क्या है जी, यहां पर फोर्स कांस्टेंट है। ये फोर्स कांस्टेंट किसको सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को। जैसे आप बायो इनऑर्गेनिक में ही ले लो, हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन में आपका सुपर ऑक्साइड फॉर्म में जुड़ा हुआ है, O2 नेगेटिव में फॉर्म में जुड़ा हुआ है, ठीक है। फ्री O2 की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है लगभग 1580। फ्री O2 के बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। हेमोग्लोबिन में सुपर ऑक्साइड होती है, O2 नेगेटिव होती है, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है 11। क्योंकि O2 से O2 नेगेटिव जाने पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, घट रहा है, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी घट रही है, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग क्या कर रहा है, एक्चुअली बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी यहां पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर बैक बॉन्डिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं बैक बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, बैक बॉन्डिंग मैंने मान लो इंक्रीज की, बैक बॉन्डिंग मैंने इंक्रीज की, तो यहां पर क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन, है ना, ये मेटल कार्बन था, ये मेटल कार्बन बॉन्ड था, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बैक बॉन्डिंग होने से कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और आपकी क्या कहते हैं, मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई, यहां तक एक छोटी सी बात हमने अभी तक करी है, इससे ज्यादा हमने नहीं करी है। मतलब बैक बॉन्डिंग जब बढ़ेगी तो मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, और बैक बॉन्डिंग जब घटेगी तो कार्बन ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन की घटेगी, बढ़ेगी तो मेटल कार्बन की भी बढ़ेगी, ठीक है। मेटल कार्बन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और कार्बन ऑक्सीजन की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। सवाल आता है कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं, है ना, सवाल क्या आता है भैया, फैक्टर्स इफेक्टिंग, है ना, ये सवाल आपके पास आता है, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग। आइए एक बार उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग, यहां पर इस तरीके से हम इनको एक बार देख लेते हैं। देखो क्या हुआ यहां पर, अगर हम पहली बात करें, हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन मेटल आयन, हमने क्या किया, चार्ज ऑन मेटल आयन हम लिख रहे हैं यहां पर, चार्ज मेटल के ऊपर चार्ज होगा तो क्या होगा, चार्ज ऑन मेटल आयन, मेटल आयन के ऊपर चार्ज होगा तो क्या चीज होगी, ये बात यहां पर हो रही है, ठीक है। देखिएगा भाई, अगर मान लो मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर क्या है भैया, पॉजिटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर CO लगा हुआ है, और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर COO लगा हुआ है, मतलब CO ही लगा हुआ है, O तो क्या, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इधर जब नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहां पर हम कहेंगे मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भैया, ज्यादा है। मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या है, मोर है। मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मोर है तो भाई जिसके पास ज्यादा है तभी तो वो दान कर पाएगा। आपको दान करने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, और उसका दिल होना चाहिए, तभी वो दान करेगा। यहाँ पर इनके पास कोई दिल दिमाग, इनके पास कुछ नहीं है भैया, हैं, सीधा काम करते हैं, जो चीज़ें हैं वो काम करते हैं। ये ऐसा ये वो वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, दान वही करेगा जिसके पास है,
ठीक है। तो जिसके पास है वो ज़्यादा दान करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप कहोगे क्या, बैक डोनेशन ज़्यादा है, बैक बॉन्डिंग आप ज़्यादा कहोगे, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कहोगे, है ना, वो ज़्यादा होगी। तो यानी कि मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। बोलो जी बोलो, ये बात समझ में आई। यहां पर क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, पहले ही कमी है, अब इसको ज्यादा नहीं दे पाएगा, कुछ लिटिल ही दे पाएगा, ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो यहां पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग क्या होगी जी, यहां पर हम कहेंगे कि बैक बॉन्डिंग कम होगी, बैक बॉन्डिंग कम होगी तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इसके कंपैरिजन में कम घटेगी, है ना, इसमें ज़्यादा घटेगी, इसमें कम घटेगी। अभी क्वेश्चन से हम इसको और अच्छे से टैकल कर लेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भैया। आइए देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये है ना, हमने लिया TiCO6, ठीक है, ये हमने लिया 2 नेगेटिव हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। हमने ले लिया क्या भाई, VCO6 नेगेटिव हमने ले लिया, ठीक है। हमने ले लिया VCO6 नेगेटिव हमने ले लिया CrCO6 हमने ले लिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर हमने लिया MnCO6 पॉजिटिव हमने ले लिया, ठीक है जी। और यहाँ पर लेट सपोज आपने क्या ले लिया, फ्री CO ले लिया। अब ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, देखो जी ध्यान से समझना, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होती है, फ्री CO 2143 सेंटीमीटर इनवर्स होती है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी म्यू CO की, ठीक है। अगर मान लो आपसे ABCD करके ऑर्डर पूछे, है ना, ABCD करके आपसे ये पूछ रहा है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है, D है, और ये क्या है आपका लेट सपोज E है। इस तरीके से आपको दे दिया, फ्री CO भी आपको साथ में जोड़कर दे दिया, हालांकि वो मेटल की कॉम्प्लेक्स चेक करवा रहा होता है, बट फ्री CO भी मान लो आपको साथ जोड़कर दे दिया। तो क्या हुआ होगा, आपसे पूछा किसका आंसर, आपसे पूछा कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का आपसे ऑर्डर पूछा है। मोर नेगेटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो यहां पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग क्या होगा जी, ज्यादा होगा। यहां पर बैक बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। बैक बॉन्डिंग क्या होगा भैया, मोर होगा। बैक बॉन्डिंग मोर होगा तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। यानी कि इसकी सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है, इसकी CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम आती है। यहां पर इधर अगर इस कॉम्प्लेक्स में आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO की देखोगे तो वो आती है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, इधर आती है म्यू CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अगर आप देखोगे तो वो आती है 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा पहली बात अगर हम बात करें बैक डोनेशन की ही, अगर हम बात करें बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा हुई होगी, कि भैया बैक बॉन्डिंग अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, यानी कि A के ऊपर ज्यादा है, देन B, देन C एंड देन D। इसके अंदर बैक बॉन्डिंग कम है ना, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग कम है। इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का अगर आपको ध्यान रखना है तो ये लगभग आपकी आती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी आती है आपके पास म्यू CO की, इसकी आती है 2000 के आसपास, 2000 सेंटीमीटर इनवर्स आती है, ठीक है। CrCO6 की जो आती है वो 2000 आती है। एंड यहां पर इसकी पूछी जाए तो इसकी आती है म्यू CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वो आती है 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि फ्री CO को ये हरा नहीं पाता। मतलब कहने का सार ये है कि एक अकेला CO है या फिर एक मेटल पॉजिटिव के साथ CO है, तो इधर स्टिल कुछ बैक बॉन्डिंग है, कुछ बैक बॉन्डिंग तो यहां पर है ही। तभी तो इधर आप देख रहे हो कि 2100 आ रही है और इधर 2143 आ रही है। भाई यहां पर उस कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, म्यू C ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इधर अगर हम बात करें, अगर आपसे म्यू CO का ऑर्डर पूछ रहा है तो वो ध्यान रखना फ्री CO पहले आएगा, देन MnCO6 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, देन उसके बाद आपके पास न्यूट्रल वाला आएगा CrCO6, और इधर आपके पास सबसे कम इनमें होगी VCO6 2 नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव है, और इधर आपके पास क्या है TiCO6 2 नेगेटिव यहां पर है। ये कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है।
भाई मेटल कार्बन में बैक बॉन्डिंग ज्यादा, ये कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है। बैक बॉन्डिंग अगर ज्यादा हो रही है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी ना कार्बन ऑक्सीजन की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। पहले बॉन्ड ऑर्डर 3 था, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, 2 से कम 3 से कम हो रहा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ये बात ध्यान रखना। मगर एक चीज अब इसमें मजे की बात ये है, अगर मान लो इसको कंपेयर इससे करवा दिया जाए, ये F आपने और ले लिया जिसका नाम है आपने क्या, FeCO6 2 पॉजिटिव, तो भैया यहां पर हम कहते हैं कि इधर CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी प्री CO से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाए, मेटल के ऊपर क्या आ जाए, 2 पॉजिटिव आ जाए, यानी कि यहां पर आपने क्या कहा, मेटल के ऊपर जब 2 पॉजिटिव आ जाता है तब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2200 चली जाती है। 2200 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं, हम ये बात क्या कह सकते हैं कि इधर इससे भी ज्यादा है, मतलब कि ये दे कुछ नहीं रहा, इनफैक्ट ले ही रहा है। फ्री CO से भी ज्यादा इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 3 बॉन्ड ऑर्डर से भी ज्यादा इसका एक तरीके से बढ़ रहा है ना, क्योंकि मेटल इतना डेफिशिएंट है कि ये भी खींचने लग रहा है। मेटल पॉजिटिव है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो ये ध्यान रखना। +2 और +3 में अगर मेटल है तो वो फ्री CO को भी हरा देंगे, फ्री CO को भी वो हरा देंगे। ये बात प्लीज 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 ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो। इनमें से बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई एक चीज आपके सामने आ जाए, और इनमें से आई भी हुई है। ये 2200 होती है, ये 2100 होती है, और ये 2143 होती है। 2143 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर होती है। अगर मेटल +3 में है, मेटल +3 में है, तो उसकी कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर मान लो कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बजाय इन्होंने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछ लिया, भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या, कम। तो इधर आप CO की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी एज कंपेयर टू इधर, इधर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर भी लिख सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर का भी यही सेम ऑर्डर आने वाला है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर का भी यही सेम ऑर्डर यहां पर आने वाला है। बोलो जी, क्लियर है। चलिए, इसके साथ साथ एक और फैक्टर यहां पर डिपेंड करता है, स्पेक्टेटर लीगेंड। स्पेक्टेटर लीगेंड कैसा बिहेव कर रहा है, स्पेक्टेटर लीगेंड कैसा बिहेव कर रहा है, एक ये बात पे भी डिपेंड करती है कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक बात पे और डिपेंड करती है, जो क्या है, स्पेक्टेटर लीगेंड। अब ये स्पेक्टेटर लीगेंड क्या है, मान लो ये मेरे पास मेटल है, ये कार्बन ऑक्सीजन है, ठीक है, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे खींचेगा अपनी तरफ, भाई इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ, तो ये क्या करेगा, यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आप कहोगे, यहां पर आप क्या कहोगे, यहां पर आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ऑन मेटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, मेटल के ऊपर डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इसके पास कम है तो ये डोनेट क्या करेगा, कम डोनेट करेगा, तो इधर बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी जी, इधर बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी, कम होगी, और यहां पर आप क्या कहोगे, कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो हम पढ़ रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में, अगर वो मेटल कार्बन की पूछ ले तो जस्ट रिवर्स होते जाएंगे आपकी चीजें। जहां पर मेटल कार्बन का आपसे पूछा जाता तो बैक बॉन्डिंग मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, तो एक ही सबसे ज्यादा मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेटल कार्बन की पूछी जा रही है तो। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। और यहां पर मान लो आपके साथ इधर क्या लगा दिया, इधर लगा दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया भैया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर लगा दिया गया। ये है इस तरीके से, यहां पर आपके पास ये कार्बोनिल इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, तो यहां
आप ऐसे लिख सकते हो कि ये इसको डोनेट करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल के ऊपर क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो बैक बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, और बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, जैसे कि मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको कहा कि आपके पास एक मेटल है, उसके साथ एक NH3 जुड़ा हुआ है, एक NH3 जुड़ा हुआ है और एक CO5 जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि मेटल है, उसके साथ एक PF3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CO5 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर मान लो मैंने आपको कहा कि मेटल है, उसके साथ PCl3 जुड़ा हुआ है और एक CO5 इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताना है, देखो भाई ये डोनर है, ये सिग्मा डोनर है और ये एक्सेप्टर है। PF3 और PCl3 क्या है, एक्सेप्टर है। बेसिकली ये विड्रॉइंग है, ये वाला क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। बात आती है इन दोनों की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, तो यहां पर आप लिख लेना, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर लिख लो या फिर पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी लिख लो, तो ध्यान रखना इन दोनों में किसकी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना PF3 की ज्यादा होती है PCl3। ये पूरा लिखवाऊंगा भाई, फॉस्फेन्स का भी पूरा ऑर्डर लिखवाऊंगा। PF3 ज्यादा एक्सेप्ट करता है, ज्यादा मेटल से खींचता है। यहां पर मेटल को दिया जा रहा है, यहां पर मेटल के साथ अमोनिया है, अमोनिया इसको बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, जा भाई तू डोनेट कर। तो अगर हम बात करें बैक डोनेशन किसके अंदर ज्यादा होगी, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं बैक डोनेशन किसके अंदर ज्यादा होगी, तो भैया A के अंदर सबसे ज्यादा होगी। ये PF3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी कि ये मेटल को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग कम होगी, यानी कि ACB आपके पास आएगा। अब इस केस में अगर ये है, तो यहां पर अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही होगी। ठीक है, और अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये इसके रिवर्स प्रोपोर्शन होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन यहां पर होगी। ACB आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ B में, क्योंकि ये क्या है, एक विड्रॉइंग नेचर है, इसका सबसे ज्यादा विड्रॉइंग नेचर है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, अब यहां पर आपको मैं एक ऑर्डर लिख के दे देता हूं, एक ऑर्डर मैं लिख के दे देता हूं, PF3 PCl3 PF3 PCl3 POPH3, ठीक है, POPH3 फिर आपके पास आता है क्या, POMe3 फिर आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास आता है क्या, PPH3, ठीक है, PPH3, फिर उसके बाद आपके पास आता है PMe3। ये एक जो ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है, ये आपके पास ऑर्डर है इसका PMe3, और इधर आप लिख लो भाई PET3 आपने लिख दिया, और यहां पर PCY3। ठीक है, ये आपने लिखा है इस तरीके से। ठीक है, ये ऑर्डर जो है वो क्या है, पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी का ऑर्डर है, पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी का ये ऑर्डर है, ये बात ध्यान रखना, पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, यानी कि ये मोर विड्रॉइंग ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माना जाएगा। PF3 PCl3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में होते हैं PF3। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। अब इसके रिगार्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस तरीके से चीजें पूछी जाएगी, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले एक और चीज समझ लेना, ये वाला एक ये भी बताया जाता है, CO इसके साथ जब अटैच होता है तो CO अटैच विद BH3, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए BH3 क्या है, BH3 क्या है, एक लिविस एसिड है ना, ये क्या है, एक लिविस एसिड है, यहां पर ये एक लिविस एसिड है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है।
यहाँ पर ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल लग रहा है, इसके पास तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं है ना। जैसे BF3 हम लेते हैं तो बैक बॉन्डिंग उसके पास होती है, तो वो भी लिवियस एसिड है वैसे तो, मगर कुछ हद तक लिवियस एसिडिटी उसकी शांत हो चुकी होती है, बट यहाँ पर तो नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर CO से ये खींच रहा होता है, यानी कि इधर ये CO से, ये एक लिविस एसिड है, ये लिविस एसिड है, तो ध्यान रखना जब आपका CO लिविस एसिड के साथ अटैच है तो वो फ्री CO से भी ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देगा, यानी कि इधर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है म्यू CO की 2164 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है। कितनी आती है भैया, 2164 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है। कुछ चीजें ध्यान रख लेना, जैसे फ्री CO की ध्यान रख लेना, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, मेटल +2 और +3 में जब होगा वो ज्यादा रहेगा, फिर BH3 से कनेक्टेड CO, और फिर आपका फ्री CO, ठीक है, फिर फ्री CO, और फिर मेटल +1, और फिर इस तरीके से मेटल -1, ऐसे चलता जाएगा मामला। क्योंकि यहां पर आपने देखा रेफरेंस क्या लिया, ये आपने लिया, इसकी रहती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और इसकी रहती है कितना, 2164 सेंटीमीटर इनवर्स। ये एक बेसिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का क्या रहता है, ऑर्डर रहता है। तो यहां पर इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे इसके ये क्वेश्चन आपका नेट का ही है, आई थिंक, हाँ नेट का ही है। यहाँ पर आप देखो, आपसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैच द फॉलोइंग आपसे करवाई जा रही है। ये क्या है, एक तरीके से इसको आप समझो म्यू CO, ये क्या है जी, म्यू CO ही है। कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपसे यहाँ पर पूछी है। कार्बन CO तो यहाँ पर है ही, है ना, ये तो है ही, साथ में जो बदल रहा है वो ये बन रहा है, स्पेक्टेटर लिगेंड बदल रहा है, ठीक है। अब आपने देखा PF3 जो है, इसका आंसर अगर आप करने की कोशिश करो, है ना, सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश करें, PF3 जो है वो क्या करेगा, वो एक एक्सेप्टर है ना, उसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो वो आगे कम डोनेट करेगा, आगे कम डोनेट करेगा तो CO डबल बॉन्ड में कम कन्वर्ट होगा तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम गिरेगी, यानी कि वो 2100 के ज्यादा नियर होगा, 2100 के ज्यादा नियर होगा, ये बात ध्यान रखना। तो यानी कि यहां पर आप क्या कहोगे, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहां पर आएगी, इस वाले की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थर्ड पर आनी चाहिए, यानी कि A वाला रिलेट करना चाहिए किस पे, थर्ड पे, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो ये पिरिडीन है, पिरिडीन तो डोनर होता है भाई, डोनर होता है, नाइट्रोजन इसके ऊपर लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन इसके ऊपर लगा हुआ है, ये इस तरीके से डोनेट करता है, ठीक है, डोनेट करेगा इस तरीके से, है ना, ये डोनेट करेगा, ये तो डोनर है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होनी चाहिए ना, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम, यानी कि डी वाला फोर्थ से रिलेट करना चाहिए, डी वाला फोर्थ से रिलेट करना चाहिए, जिसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कम है। अब अगर आप देख रहे हो PPS3 और POMe3 में हमने देखा था PF3 होता है, PCl3 होता है, POPH3 होता है, और फिर POMe3 होता है, ठीक है, फिर आपके पास होता है PPS3, यानी कि इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग ये कम होने देगा, तो कार्बन, ऐसी बात नहीं है कि बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, देखो बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं ये तो क्लियरली इस तरीके से ही पता लग रहा है कि उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2100 कम चल रही है, 2143 से कम चल रही है, फ्री CO की जितनी थी उससे भी कम चल रही है, वो तो सब में ही चल रही है, मगर ये सबसे ज्यादा कम बैक बॉन्डिंग, मतलब सबसे कम बैक बॉन्डिंग होने देगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ये सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पर भी बैक बॉन्डिंग कम होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम डिक्रीज होगी, यानी कि इसका रिलेशन आप कर दो यहां पर, है ना, ये इस रेंज में है बेसिकली, यानी कि B वाला रिलेट करेगा किससे, B वाला रिलेट करेगा सेकंड से, और C वाला रिलेट करवा दो फर्स्ट से, ठीक है, C वाला रिलेट करवा दो फर्स्ट से, तो A का थर्ड, B का सेकंड, C का फर्स्ट एंड D का फोर्थ यहां पर हो जाएगा, यानी कि B ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या करना था जी, यहां पर आपको सिर्फ ये देखना था कि यहां पर ये PF3 क्या है, एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, तो ये बैक बॉन्डिंग को एक हद तक रोकेगा, क्योंकि ये मेटल से अपनी तरफ भी खींचने लगेगा, तो ये CO को कम डोनेट कर पाएगा, तो वहां पर आप क्या कहोगे, बैक बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, बोलो जी हाँ या ना, क्लियर है।
आइए अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है, फोस्फीन से बहुत आते हैं भैया ना, फोस्फीन से बहुत आते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको एक बार देखिए। ये आपके पास क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फोस्फीन एंड द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। फोस्फीन और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का आपसे करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। यहाँ पर इधर लगा हुआ है ये फोस्फीन, ठीक है, वही है। कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। तो फोस्फीन जब एक्सेप्टर होगा तो कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मेटल है, ये कार्बन ऑक्सीजन है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, फोस्फीन लगा हुआ है। अगर फोस्फीन खींचने वाला है तो इधर बैकबॉन्डिंग कम, तो यानी कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बैकबॉन्डिंग कम होने से कारण, देखो भाई बैकबॉन्डिंग बढ़ती है तो इसकी कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है। मेटल कार्बन की बढ़ती है मगर कार्बन ऑक्सीजन की घटती है। तो यहां पर आप क्या करके आओगे, सबसे ज्यादा PF3 है, एक्सेप्टर PF3 है, तो PF3 रिलेट करना चाहिए सबसे ज्यादा वाली से, यानी कि 20-90 से रिलेट करना चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन ठीक है। फिर भी आप नाप लो एक बारी, है ना। PF3 के बाद PCl3 होना चाहिए, यानी कि इससे रिलेट करेगा। अब आपने देखा PPS3 ज्यादा था PME3 से, PPS3 ज्यादा था PME3 से, मगर यहां पर PPS3 में एक PH हटाकर एक Cl लाया, जो कि और भी ज्यादा था। PCl3 तो PPH3 से भी ज्यादा था एक्सेप्टिंग करने में, तो ये भी आपका क्या होगा, ज्यादा ही एक्सेप्ट करेगा एज कंपेयर टू इसके, मगर ये PCl3 से ज्यादा नहीं होगा, है ना, क्योंकि PCl3 और PPS3 में PCl3 ज्यादा एक्सेप्टर था। एक इस लाइन से कम 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। जैम में नहीं आया हुआ है ये PF3 PCl3 वगैरह, तो प्लीज जैम वाले भी इसको देख लो, क्या पता कभी भी टपक जाए ये क्वेश्चन, तो आराम से आप भी कर लेना। तो ये इससे रिलेट करवा दो, ये इससे रिलेट करवा दो। ये सबसे कम खींचेगा, ये सबसे कम पाई एक्सेप्टर है, कहेगा जा बैक बॉन्डिंग कर। बैक बॉन्डिंग जबरदस्त होगी तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, गिरेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ गिरेगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी गिरेगी। बोलो जी यस और नो, क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पर आगे लेके जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन सिर्फ इस बेस पे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टर एबिलिटी ऑफ फोस्फोरस लिगेंड, PF3 आगे होगा, ये बात ध्यान रखना। ये गया, ठीक है, ये भी नेट का ही है, ये तीनों ही नेट के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसमें कैसे देखोगे, PME3 और PPS3 नहीं भाई, ये भी गया, ये ऑप्शन भी गलत है। POPH3 ज्यादा होता है, POPH3 होता है, फिर POME3 होता है, फिर PPS3 होता है। तो POME3 तो था नहीं यहाँ पर, PF3 POPH3 PPS3 और PME3, ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। ये ऐसे आपके नेट में क्वेश्चन आए। जैसे ये एक और क्वेश्चन है, ये आपका जैम का है। अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बन स्पीशीज द वन विद द हाईएस्ट मेटल कार्बन बैकबॉन्डिंग। मेटल कार्बन की बैकबॉन्डिंग यहां पर पूछी है, सीधा सा लैंग्वेज पढ़ लेना, मेटल कार्बन बैकबॉन्डिंग पूछी है, यानी कि सिर्फ बैकबॉन्डिंग के बारे में ही बात हो रही है। मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है। अगर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ आ जाए, मान लो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ आ जाए, तो बैकबॉन्डिंग से कैसे रिलेट करवाओगे भैया, बैकबॉन्डिंग से कैसे रिलेट करवाओगे। बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी जी। बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ेगी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन जाएगा, क्योंकि ये मेटल है ये कार्बन है। इस तरीके से अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ा रहे हो तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, जिसके ऊपर 2 नेगेटिव रखा हुआ है, ये इसके ऊपर सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं मेटल कार्बोनिल सिस्टम से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, मगर नेट में, गेट में, IIT जैम में, तीनों ही एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं और अक्सर आते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दे देना, बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, बहुत छोटा सा हमने इसको डन किया है, तो इसको ध्यान दे देना। यहाँ पर अगर आप इस चीज़ों को डन करोगे तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आराम से आप यहाँ पर कवर कर सकते हो, ठीक है भैया। तो इसको एक बार नोट डाउन करें और सारी जितनी भी बातें आपको बताइए बस वो रिकॉल कर लेना, पेपर के टाइम में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।